नमस्कार मित्रों, व्हाट टू स्टडी इन आईटी एंड डीवी पार्ट 1 लेक्चर में आपका स्वागत है। आईटी एंड डीवी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, जो कि सीआईबी का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बहुत ही मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए आईटी एंड डीवी से। बेसिकली हमने क्या किया है कि जो पिछले 4 साल के जो पेपर हुए हैं आईटी एंड डीवी का, यानी कि 8 अटेम्प्ट जो पिछला हुआ है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बेसिस पे मैंने थ्योरी तैयार किया शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, और उस पर मैं आपको एमसीक्यूज करवा दूंगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो चांसेस होगा 45 मार्क्स से 50 मार्क्स लाने का, वो बढ़ जाएगा। इट विल surely increase your chances of succeeding in this particular exam. So let's begin with the part 1 lecture. And चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर ही बताता हूं और इसके रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चन भी करवाता हूं। पेज नंबर 196 में आ जाइए और यहाँ पे आप एनएएस पढ़ के जाइए। एनएएस क्या होता है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज। और एक होता है एसएएन। एसएएन क्या होता है? हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो दोनों में आपको दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज क्या होता है और स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू इट। तो पहले हम लोग बात करें नेटवर्क अटैच स्टोरेज की, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनएएस बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस एनएएस? तो दोस्तों, एनएएस क्या होता है कि बेसिकली फाइल लेवल डेटा स्टोरेज होता है। फाइल लेवल डेटा स्टोरेज सर्वर होता है जो कि कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। मैं फिर से रिपीट करूं, व्हाट इज दिस? फाइल लेवल डेटा स्टोरेज सर्वर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये बेसिकली एक तरह का सर्वर होता है और ये फाइल लेवल डेटा स्टोरेज सर्वर होता है जो कि कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। ये की पॉइंट याद रखना है। इसके कंपोनेंट के अंदर आईडीई या एसएटीए हार्ड ड्राइव, स्टोरेज इंक्लोजर, नेटवर्क रूटर हब, एथरनेट पोर्ट, ये सभी इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी फीचर्स की बात करें तो वेंटिलेटिंग फैन, फाइल लेवल एक्सेस, लैन अटैचमेंट, ये सभी इसके फीचर्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, तो इसका फायदा क्या है कि ये लोकल बैकअप, नेटवर्क के लोकल गैप बैकअप और स्मॉल बिजनेस के लिए आइडियल माना जाता है। ये लार्ज डेटा स्टोरेज को सपोर्ट करता है जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव होता है, रिडंडेंसी होता है, रेट के साथ रिलायबल और रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए हमेशा कनेक्टेड होता है, ऑटोमेटेड स्केड्यूल बैकअप के लिए सुटेबल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनएएस। एनएएस होता है हमारा नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, रेगुलर आईडीई, एसएटीए हार्ड ड्राइव, स्टोरेज इंक्लोजर, नेटवर्क रूटर हब, एथरनेट पोर्ट, ये कंपोनेंट्स होते हैं। फीचर्स वेंटिलेटिंग फैन, फाइल लेवल एक्सेस, लैन अटैचमेंट और लोकल बैकअप के लिए आइडियल होता है। लार्ज डेटा स्टोरेज को सपोर्ट करेगा मल्टीपल हार्ड ड्राइव के साथ, रिडंडेंसी होगा आरएआईडी के साथ, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए। ये सभी तो इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट, देन इट इज मोर एक्सपेंसिव देन सिंगल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो जो हमारा सिंगल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट है। और इसको ऑफ साइड ट्रांसपोर्ट में डिफिकल्टी आती है। ये लोकल रिस्क से ज़्यादा वनरेबल होता है। लोकल रिस्क क्या हो गया? थेफ्ट हो गया, फ्लड हो गया, फायर हो गया, इन सभी से ज़्यादा वनरेबल होता है। तो ये तो हमने एनएएस की बात कर ली। एनएएस क्या होता है? हमारा नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब हम एसएएन की बात करते हैं जो कि हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देखिए होता क्या है कि ये ब्लॉक लेवल एक्सेस प्रोवाइड करता है शेयर डेटा स्टोरेज का बिहाइंड सर्वर। सर्वर के बिहाइंड इट प्रोवाइड ब्लॉक लेवल एक्सेस टू शेयर डेटा स्टोरेज। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें फाइबर चैनल होता है। क्या होता है? फाइबर चैनल। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग एफसी बोलते हैं, या इथरनेट के माध्यम से स्विच फैब्रिक होता है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो एसएएन स्विचेस, मल्टीपल सर्वर, स्टोरेज यूनिट होता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो एफसी या आईएससीएसआई प्रोटोकॉल होते हैं। इसका फायदा क्या है कि ये इसमें दोस्तों शेयरेबल रिसोर्सेज होता है मल्टीपल वर्चुअल सर्वर के बीच में। तो देयर इज अ शेयरेबल रिसोर्स बिटवीन मल्टीपल वर्चुअल देयर इज अ शेयरेबल रिसोर्सेज बिटवीन मल्टीपल वर्चुअल सर्वर, हाई स्केलेबिलिटी। तो इसका ये हाईली स्केलेबल होता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के लिए हाईली स्केलेबल होता है। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है डिजास्टर रिकवरी के लिए। तो ये सभी इसके की पॉइंट्स हैं एसएएन के। ठीक है, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन फॉर डिजास्टर रिकवरी और हाई रेजिलियंस विद डुअल फैब्रिक, एचबीएन अवेलेबल स्टोरेज एरिया। पहला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ डेटा डेट एनएएस प्रोवाइड? ब्लॉक लेवल, फाइल लेवल, सेक्टर लेवल, बाइट लेवल। तो एनएएस के बारे में मैंने आपको बताया था कि फाइल लेवल डेटा स्टोरेज होता है। की पॉइंट याद रखेंगे हम लोग। तो सही आंसर होगा इसका फाइल लेवल डेटा स्टोरेज सर्वर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एनएएस? स्केलेबिलिटी, हाई कॉस्ट कंपेयर टू सिंगल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, रिडंडेंसी। तो मैंने आपको इसका प्रोज बताया था एसएएन का, एनएएस का, कि इसका आइडियल होता है लोकल बैकअप के लिए, लार्ज डेटा स्टोरेज को सपोर्ट करेगा, आरएआईडी के साथ रिडंडेंसी होता है, हमेशा कनेक्टेड होता है। कॉन्स में क्या बताया था? एक्सपेंसिव होता है सिंगल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से। ठीक है, स्केलेबिलिटी की यदि हम बात करें तो ये प्रोज होता है हमारा एसएएन का, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हाई कॉस्ट कंपेयर टू सिंगल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है हमारा एनएएस का। एनएएस का फुल फॉर्म क्या होता है बता सकते हैं? एनएएस फुल फॉर्म होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ठीक है, दूसरा है, थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल कैन एसएएन यूज फॉर कनेक्टिविटी बिसाइड फाइबर चैनल? तो एक तो ये फाइबर चैनल को यूज करता है। यहाँ देखिए लिखा गया ना, स्विच फैब्रिक यूजिंग फाइबर चैनल या इथरनेट।
ठीक है। यहाँ पे प्रोटोकॉल होता है, इसका नाम होता है ISCSI, याद रखिए SCSI याद रखिए, SCSI के आगे आई जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल को यूज करता है, या तो फाइबर चैनल को यूज करेगा या ISCSI यूज करेगा। NAS कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो फायर लेवल डेटा स्टोरेज को यूज करता है, ठीक है, फायर लेवल डेटा स्टोरेज। तो सवाल है कि कौन सा प्रोटोकॉल SAN यूज करता है कनेक्टिविटी के लिए बिहाइंड फाइबर चैनल, तो ISCSI, या ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा विच फीचर इज टिपिकली नॉट अवेलेबल इन NAS इंप्लीमेंटेशन बट इज अवेलेबल इन SAN। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो कि NAS में नहीं अवेलेबल है लेकिन SAN में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं, कनेक्टिविटी की बात कर लें, आर्किटेक्चर की बात कर लें, इस हमने बात कर ली। पहला ऑप्शन करा ये डिफरेंसेस की बात हो रही है, राइट। हाई स्केलेबल होता है, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है। हाँ ये देखिए, जो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन है ना डिजास्टर रिकवरी के लिए, ये फीचर हमारे पास NAS में नहीं है लेकिन SAN में है, यानी कि रेप्लिकेशन सिंक्रोनाइज होता है फॉर डिजास्टर रिकवरी। दिस इज द की पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी यस बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा बेस डिस्क्राइब करता है SAN आर्किटेक्चर को। चलिए देखते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ब्लॉक लेवल डेटा एक्सेस, डायरेक्टली कनेक्टेड टू लैन, नॉन स्केलेबल। तो देखिए मैंने आपको SAN के बारे में बताया था, इसमें शेयरेबल रिसोर्स होता है मल्टीपल वर्चुअल सर्वर के बीच में, हाईली स्केलेबल होता है, और आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट NAS, राइट। हम लोग SAN की बात कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा, हाँ ब्लॉक लेवल डेटा एक्सेस। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है कि हमारा जो SAN में हो ना, यहाँ पे ब्लॉक लेवल एक्सेस मिलता है हमें शेयर डाटा रिसोर्स का, और वहाँ पे हमें फाइल लेवल एक्सेस मिलता था। अंदर समझ में आ रहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है SAN का, ठीक है। तो एक बार हम लोग की पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं, मेन मेन पॉइंट जहाँ से सवाल बन सकता है। NAS के बारे में याद रखिए, फाइल लेवल डेटा स्टोरेज होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि इसका प्रोस में याद रखिए कि लोकल बैकअप के लिए यूजफुल होता है, और इसका कॉन्स में याद रखिए कि ये जो है आपका एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू सिंगल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। और SAN का की पॉइंट याद रखिए, ब्लॉक लेवल एक्सेस मिलता है SAN को, और इसके कनेक्टिविटी में एक तो हमारा फाइबर केबल होगा या ISCSI प्रोटोकॉल होगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है जो कि हमारे NAS में नहीं है, वो है सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। दूसरा पॉइंट ऑफ NAS और SAN का फुल फॉर्म याद रखिए, NAS होता है हमारा नेटवर्क स्टेट स्टोरेज और SAN होता है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। होपफुली इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 86 में आइए, और यहाँ पे आप नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़िए। नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे पहला जो टोपोलॉजी आता है वो हमारा बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि वर्क स्टेशन जो है मेन केबल से कनेक्टेड होता है। ये मान लीजिए मेन केबल है जिसको हम लोग बस बोलते हैं, तो ये से क्या होता है कि वर्क स्टेशन कनेक्टेड होता है, और इसको डिवाइस कनेक्टर में आसान होता है, इसमें लेस केबल चाहिए एज कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका ये तो प्रोज हो गया कि कनेक्ट करना आसान होता है, कम केबल की कम जरूरत पड़ती है हमारे बस टोपोलॉजी में। लेकिन कौन सी ये होता है कि नेटवर्क फेलियर हो जाता है यदि मेन केबल टूट जाए। यदि मेन केबल टूट जाता है तो नेटवर्क फेल कर जाता है, टर्मिनेटर की हमें जरूरत पड़ती है दोनों एंड पे, ट्रबल शूटिंग इसका डिफिकल्ट है, और लार्ज बिल्डिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो बस के बारे में मेन पॉइंट याद रखेंगे ना कि बस में क्या होता है कि मेन केबल से वर्क स्टेशन हमारा कनेक्टेड होता है, कनेक्ट करना आसान होता है, लेस केबल चाहिए, कम केबल चाहिए, लेकिन नेटवर्क फेलियर होगा यदि मेन केबल टूट जाएगा तो टर्मिनेटर हमें चाहिए दोनों एंड पे, ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट होता है। तो ये सब हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की बस की, अब हम लोग स्टार की बात करते हैं। स्टार में क्या होता है कि वर्क स्टेशन एक सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर से कनेक्टेड होता है। यहाँ भी हमने देखा था कि वर्क स्टेशन हमारा मेल केबल या बस से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वर्क स्टेशन हमारा सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर से कनेक्टेड होता है। इंस्टॉलेशन और वायरिंग आसान होता है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी का, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता है जब हम ऐड करें या रिमूव करें डिवाइस को। फॉल्ट डिटेक्शन और रिमूवल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये सबसे बड़ा प्रोज है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी का। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जहां से हमारा वर्क स्टेशन कनेक्टेड होगा। इंस्टॉलेशन आसान होता है, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, फॉल्ट डिटेक्शन और रिमूवल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कौन सा क्या है कि केबल ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे केबल हमें क्या चाहिए था, याद रखिए, बस में केबल हमें क्या कम चाहिए था, ठीक है, हाँ लेस केबल चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टार में ज़्यादा केबल चाहिए। सेंट्रल डिवाइस फेलियर नेटवर्क वही बात है ना, यहाँ पे यदि सेंट्रल डिवाइस है सबको आप कनेक्ट कर दीजिएगा, और ये सेंट्रल डिवाइस यदि आपका बंद हो जाए तो ऑब्वियस बात है सारा नेटवर्क आपका बंद हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी था, नेटवर्क फेलियर, यदि मेन केबल आपका ब्रेक हो जाएगा तो नेटवर्क फेल कर जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी है। आप कह रहा है कि एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है कि इसमें हब और स्विचेस ज़्यादा होते हैं, तो याद रखिएगा स्टार में हब बहुत ज़्यादा होता है और स्विचेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सभी की पॉइंट्स आपको याद रखना है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी के रिगार्डिंग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी की। तो रिंग टोपोलॉजी में की पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पे वर्क स्टेशन क्लोज लूप में कनेक्टेड होता है। क्लोज लूप समझते हैं ना, ऐसा लूप कनेक्टेड होगा वर्क स्टेशन से। प्रोज क्या है कि रिड्यूस कॉलिजन चांसेस, परफॉर्मेंस मेंटेन करता है हैवी लोड के अंदर, कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इक्वल एक्सेस मिलता है सभी रिसोर्सेज का। कॉन्स क्या है कि डाटा सभी नोड से पास हो, इंटायर नेटवर्क अफेक्ट होगा यदि एक नोड फेल कर जाए, कनेक्टेड वायर पे डिपेंड करता है, और एक्सेसिव एमआईयू और नेटवर्क कार्ड पे। तो हम लोगों ने रिंग टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो रिंग टोपोलॉजी में वर्क स्टेशन कनेक्टेड होता है क्लोज लूप में, और रिड्यूस कॉलिजन चांसेस, परफॉर्मेंस अंडर हेवी लोड, नो सर्वर नीड, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स। कॉन्स में क्या है कि डेटा मस्ट पास थ्रू ऑल नोड, डेटा जो है सभी नोड से पास करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
कि डेटा मस्ट पास थ्रू ऑल नोड। चलिए, ये तो हमने रिंग की बात कर ली। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ना कि कॉलिजन चांस बहुत कम हो रहा है और परफॉर्मेंस हैवी लोड में अच्छा खासा होता है। कनेक्टिविटी कंट्रोल के लिए कोई सर्वर नहीं चाहिए। मेश नेटवर्क की बात करें तो वर्क स्टेशन डायरेक्टली या पार्सली कनेक्टेड होगा। इसका प्रोज है कि ब्रोकन नोड से रेजिलेंट होता है और हाई नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल करता है। कौन सा कि मैनेज करना डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है बहुत सारे डिवाइसेस के कारण, राइट। सो ड्यू टू वेरी डिवाइसेस इट इज वेरी मच डिवाइसेस इट इज एक्सपेंसिव। चलिए, अब बात करते हैं ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी की। लेट्स टॉक अबाउट द ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ट्री नेटवर्क में क्या होता है कि ये हमारा स्टार नेटवर्क जो कि मेन बस से कनेक्टेड होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। इसका प्रोज क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होता है सेगमेंट के लिए। इट इज सपोर्टेड बाय मल्टीपल वेंडर। तो ये तो इसका प्रोज हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार नेटवर्क कनेक्टेड टू अ मेन बस। एक मेन बस होता है, ठीक है, जहाँ से हमारा स्टार नेटवर्क कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्री नेटवर्क बोलते हैं। इसका प्रोज क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होता है सेगमेंट के लिए, मल्टीपल वेंडर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। लेकिन कॉन्स क्या है कि लेंथ लिमिटेड होता है केबल टाइप से, ठीक है, और बैकबोन लाइन फेलियर जो है हमारे सेगमेंट को अफेक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स अभी हमने 4 टोपोलॉजी की बात की, ठीक है, बस, स्टार, रिंग और मेस और पांचवा ट्री। तो हमने 5 टोपोलॉजी की बात की। पहला सवाल, व्हाट हैपन इफ द मेन केबल ब्रेक इन बस टोपोलॉजी। ब्रेक के मेन केबल यदि बस टोपोलॉजी में ब्रेक हो जाए, क्योंकि बस में होता ही यही है ना कि हमारा जो है वर्क स्टेशन जो है मेन केबल से कनेक्टेड होता है, जिसको बस बोलते हैं, राइट। तो यदि ये ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, ओनली वन नोड फेल, नेटवर्क स्पीड डिक्रीजेस, इंटायर नेटवर्क शटडाउन। यस, ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि यदि मेन केबल टूट जाए ना तो हमारा पूरा नेटवर्क ही शटडाउन हो जाएगा। कौन सा टोपोलॉजी ईजी होता है फॉल्ट डिटेक्शन के लिए और रिमूवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यदि फॉल्ट को डिटेक्ट करना है और टाइम कम लगना चाहिए, तो यहाँ देखिए लिखा रहा है फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टार नेटवर्क का सबसे बड़ा खासियत है कि यहाँ फॉल्ट डिटेक्शन और रिमूवल बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा खासियत है स्टार नेटवर्क का। तो आंसर होगा इसका स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए, उसके बाद व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टेक्नोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। हाई कॉस्ट, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, स्लो ड्यू टू पासिंग डेटा थ्रू ऑल नोड, रिक्वायर अ सेंट्रल हब। देखिए, रिंग का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सभी नोड से पास करना पड़ेगा, क्लोज लूप में काम करता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है कि डेटा सभी नोड से पास करेगा, इस कारण से इसका स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है। और यदि एक नोड फेल कर जाए तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट हो जाएगा, ये भी बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि विच टोपोलॉजी प्रोवाइड द हाईएस्ट रेजिलिएंट टू ब्रोकन नोड। तो जो टूटा हुआ नोड है उससे रेजिलिएंट कौन प्रोवाइड करता है, तो हमारा मेश नेटवर्क होता है। यहाँ लिखा ना रेजिलेंट टू ब्रोकन नोड, ये हाई नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल कर लेगा, ठीक है। और ट्री तो आप जानते हैं कि स्टार को आप मेन बस से कनेक्ट कर दीजिए तो हमारा ट्री हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद सवाल है कि इन ट्री टोपोलॉजी व्हाट कनेक्ट द सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ द स्टार नेटवर्क। तो सेंट्रल कंप्यूटर को कौन कनेक्ट करता है, अभी मैंने बताया कि मेन बस से, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होता है, तो इट इज कनेक्टेड टू द मेन बस। चलिए, अब हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं मेन पॉइंट को, जो कि हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बस नेटवर्क में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये जो आपका वर्क स्टेशन है वो मेन बस से कनेक्टेड होता है। इसमें केबल कम चाहिए एज कम्पेयर टू स्टार, लेकिन यदि मेन केबल ब्रेक हो जाएगा तो नेटवर्क फेलियर आ जाएगा, ये बड़ा दिक्कत है। स्टार के बारे में क्या बताया कि यहाँ पे आपको फॉल्ट डिटेक्शन और रिमूवल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी फॉल्ट को आप तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और वर्क स्टेशन जो है सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, इसमें केबल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। अब उसके बाद आता है हमारा रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमें नोट्स के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो डेटा नोट से सारे नोट से पास करेगा, इस कारण से स्लो हो जाता है, ये बड़ा डिसएडवांटेज है रिंग नेटवर्क का। और मेस में क्या होता है कि वर्क स्टेशन जो है पार्शियली डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, रेजिलेंट होता है ब्रोकन नोड से। और ट्री नेटवर्क हमारा कॉम्बिनेशन होता है स्टार नेटवर्क विथ मेन बस। चलिए, ये सब पॉइंट याद रखना है हमें। पेज नंबर 102 में आ जाइए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल्स की। दोस्तों, ये जो हमारा व्हाट टू स्टडी PDF है, तो ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। हमारा CIB इलेक्टिव पेपर का कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है, खासकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको WTS मिलता है, यानी व्हाट टू स्टडी PDF मिलते हैं। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको क्विक रिवीजन PDF मॉड्यूल वाइज, यानी क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स का PDF मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्विजेज मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को। और MCQs, यूनिट वाइज MCQs 2000 से ऊपर MCQs हैं, यानी फुल्ली फ्लेजेड कोर्स है हमारा इलेक्टिव का कैप्सूल कोर्स, जिसको आप अवेल करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए, जारी रखते हैं अपने डिस्कशन को। बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल की। तो पहला आता है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक सिस्टम एंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है वाटरफॉल मॉडल में, क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये यूजर स्पेसिफाई करता है इंटायर सिस्टम को अपफ्रंट। सो यूजर स्पेसिफाई द इंटायर सिस्टम अपफ्रंट,
राइट। तो इंटायर सिस्टम को यूजर क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा फ्रंट, और डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, सिस्टम को बिल्ड करेगा और उसको यूजर में डिलीवर करेगा, राइट। तो दिस इज द मेन पार्ट। फिर से मैं रिकॉल कर दूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में बात करें वाटरफॉल मॉडल की, तो यूजर स्पेसिफाइड इंटायर सिस्टम अप फ्रंट, डेवलपमेंट टीम बिल्ड द सिस्टम एंड डिलीवर इट टू द यूजर। तो ये याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड आवर वाटरफॉल मॉडल। यूजर स्पेसिफाई इंटायर सिस्टम अप फ्रंट एंड डेवलपमेंट टीम बिल्ड द सिस्टम एंड डिलीवर इट टू द यूजर। इससे आगे होता है हमारा स्पाइरल मॉडल। यूजर स्पेसिफाई करता है पार्ट ऑफ सिस्टम इटरेटिवली। देखिए एक चीज समझिए, वाटरफॉल मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम को एक साथ स्पेसिफाई कर देगा। स्पाइरल में क्या होता है कि पार्ट ऑफ द सिस्टम इटरेटिवली स्पेसिफाई करेगा, और डेवलपमेंट टीम बिल्ड करता है प्रत्येक पार्ट को और यूजर को डिलीवर करता है स्टेजेस में, राइट। तो यूजर को स्टेजेस में डेवलप करता है ये, तो ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये तो ठीक है। एक तो अभी हमने बात की वाटरफॉल में याद रखिए, मैं एक की पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप बाद में रिकॉल कर लें। वाटरफॉल में क्या होता है, अपफ्रंट, ये कीवर्ड है, अपफ्रंट पूरे सिस्टम को स्पेसिफाई करना, ठीक है। दूसरा हमने अभी डिस्कस किया स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में क्या कीवर्ड है, स्पाइरल मॉडल में जो है यूजर ये स्पेसिफाई करेगा पार्ट ऑफ सिस्टम इटरेटिव, ठीक है। एक होता है हमारा प्रोटोटाइप में क्या होता है, यूजर सिस्टम यूजेज को डिस्क्राइब करता है, सिस्टम यूजेज, ठीक है। और फिर स्पाइरल मॉडल में एक और होता है कि डेवलपमेंट टीम बिल्ड इच पार्ट एंड डिलीवर इट टू द यूजर इन स्टेजेस। इस नाम ही रखा है स्पाइरल, तो स्टेज में जो है यूजर को डिलीवर किया जाता है। और प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, इटरेटिव रिफाइनमेंट बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वाटरफॉल में अपफ्रंट डिलीवरी होता है, स्पाइरल में इटरेटिव डिलीवरी होता है, और प्रोटोटाइप में सिस्टम यूजेस डिस्क्राइब होता है यूजर के द्वारा। चलिए, तो ये सब पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। इफ यू टॉक अबाउट द मेकिंग वर्सेज बाइंग सॉफ्टवेयर, देन द पॉइंट इज बाइंग सॉफ्टवेयर हमारा एक्सपेंसिव कम होता है और इमीडिएटली अवेलेबल होता है। ये हमारे सेलिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ये हमारे सपोर्ट बर्डन को कम करता है एमआईएस डिपार्टमेंट में, इट रिड्यूसेस द सपोर्ट बर्डन ऑन एमआईएस डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ की पॉइंट याद रखिए, मेकिंग वर्सेस बाइंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। वी टॉक अबाउट द बाइंग सॉफ्टवेयर, इट इज लेस एक्सपेंसिव, इट इज इमीडिएटली अवेलेबल, इट इज सपोर्टेड बाय द सेलिंग कॉर्पोरेशन, इट रिड्यूसेस आवर बर्डन, ये हमारे बर्डन को कम करता है। एंड दूसरी पॉइंट है कि इट लेस बाइंग सॉफ्टवेयर हमारा कम एक्सपेंसिव होगा, सेलिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, इट रिड्यूसेस सपोर्ट बर्डन। और कस्टम सॉफ्टवेयर बनाना, तो वही बात कर रहे हैं ना कि मेकिंग वर्सेस बाइंग सॉफ्टवेयर। तो कस्टम सॉफ्टवेयर बनाना यानी कि बेस्ट फिट बनाना यूजर के स्पेसिफिक नीड के अनुसार। इंटरमीडिएट स्टेप में आप पैकेज खरीदते हैं और टेलर करते हैं उसको अपने नीड्स तक। करंट ट्रेंड क्या है, प्रेफरेंस टुवर्ड बाइंग पैकेज। पहला सवाल, इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इज द एंटायर सिस्टम स्पेसिफिकली अपफ्रंट। तो अपफ्रंट वर्ड जब भी आपको दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अपफ्रंट वर्ड जब भी दिखे तो वाटरफॉल मॉडल आपके दिमाग में आना चाहिए। और दूसरा हमने बात की अभी स्पाइरल मॉडल की, तो वहां पे क्या होता है, इटरेटिव होता है, जब भी इटरेटिव वर्ड दिखे तो स्पाइरल वर्ड याद रखिए। और प्रोटोटाइप में क्या होता है कि यूजर डिस्क्राइब सिस्टम यूजेज। दूसरा है कि विच मॉडल इन्वॉल्व इटरेटिव फीडबैक एंड रिफाइनमेंट फ्रॉम द यूजर। तो इटरेटिव फीडबैक किस मॉडल में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बाइंग सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफर मेकिंग कस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम क्या एडवांटेज है कि हम सॉफ्टवेयर पैकेज को खरीदें एज कंपेयर टू कस्टम सॉफ्टवेयर बनाएं। तो बेटर फिट यूजर नीड, रिड्यूसेस सपोर्ट बर्डन ऑन एमआईएस डिपार्टमेंट। यस, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है कि देखिए हम सॉफ्टवेयर ही पैकेज यदि खरीदते हैं ओवर द मेकिंग कस्टम सॉफ्टवेयर, इससे क्या होता है कि सपोर्ट बर्डन कम होता है हमारे एमआईएस डिपार्टमेंट में। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट होता है ना, उस पर बर्डन कम होता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 212 में, यहाँ पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, सीटीएस बोलते हैं इसको। तो ये आरबीआई का प्रोजेक्ट है फास्टर चेक क्लियरिंग के लिए, जो कि 2010 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर चेक इमेज और एमआईसीआर डेटा को कैप्चर किया जाता है कलेक्टिंग बैंक में और ट्रांसमिट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। इसमें फिजिकल चेक फ्लो को रोका और इलेक्ट्रॉनिक इमेज को भेजकर एमआईसीआर डेटा को ड्राइंग ब्रांच में भेज दिया जाता है। इसका इंप्लीमेंटेशन पहली बार 1 फरवरी 2008 को हुआ था न्यू दिल्ली में, चेन्नई या मुंबई, देख लीजिए। सीटीएस 2010 का स्टैंडर्ड की बात करें, पिछली बार एमआईसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था और एमआईसीआर में कितने डेटा होते हैं वो पूछा गया था, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि हमारा जो है फास्टर क्लियरिंग साइकिल होता है, हमारा रिकॉन्सिलेशन और वेरिफिकेशन इंप्रूव होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी या डेटा मैनेजमेंट है और रियल टाइम ट्रैकिंग है। पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सीटीएस यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम इन इंडिया। प्राइमरी पर्पज क्या है, टू इशू न्यू टाइप ऑफ चेक, टू स्पीड अप द चेक क्लियरिंग प्रोसेस, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ चेक इशूड, टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ चेक प्रोसेसिंग। सबसे प्राइमरी पर्पज सीटीएस का यही है कि हम चेक क्लियरिंग प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। कौन सा सिटी पहला सिटी था जिसने सीटीएस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था भारत में, तो न्यू दिल्ली था। कौन सा स्टैंडर्ड सारे चेक कंप्लाई करेंगे फास्टर क्लियरिंग के लिए अंडर सीटीएस, तो इसका सही जवाब है सीटीएस 2010। तो सीटीएस 2010 को सभी चेक कंप्लाई करेंगे फॉर फास्टर क्लियरिंग अंडर सीटीएस। पेज नंबर 83 पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग टीसीपी आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल को पढ़ के जाते हैं। देखिए दोस्तों, टीसीपी आईपी और प्रोटोकॉल सूट की यदि हम बात करें तो ये मिलियंस ऑफ मशीन को ग्लोबली कनेक्ट करता है। इसे हम लोग 10 ऑफ 1000 ऑफ नेटवर्क के टर्म्स में यूज करते हैं। इट कनेक्ट मिलियंस ऑफ मशीन ग्लोबली एंड इट इज यूज इन 10s of thousands ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यूजेज है इसका।
सो TCP/IP यूजेस कनेक्ट मिलियंस ऑफ मशीन ग्लोबली यूज इन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ नेटवर्क। OSI मॉडल से कैसा रिलेशन है, तो TCP/IP जो इन द टेक्निकल ओपन स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो जबकि OSI क्या यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज मॉडल है, तो दैट इज द की पॉइंट। TCP/IP जो है हमारा टेक्निकल ओपन स्टैंडर्ड है, OSI बोलते हैं ओपन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेट, लेकिन OSI एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज मॉडल है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनेट एक इंटर नेटवर्क है, कोई सिंगल नेटवर्क नहीं है, मतलब आपस में कनेक्टेड है, राइट, एक सिंगल नेटवर्क नहीं है। की प्रोटोकॉल की बात करें तो पहला होता है हमारा IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। तो ये हमें कॉमन एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है और डेटा पैकेट को रूट करता है। एक होता है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इंश्योर करता है एक्सट्रीमली रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन ओवर IP। और एक होता है हमारा UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये हमें डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी ऑफर करता है बिना डिलीवरी के गारंटी का। मॉडल लेयर की बात करें तो 5 लेयर होता है TCP/IP मॉडल में, कभी कभी 4 लेयर माना जाता है। हम क्या कहते हैं, फिजिकल और नेटवर्क इंटरफेस को होस्ट एक में कन्वर्ट कर देते हैं, एक में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सभी की पॉइंट याद रहेगा, फिर से मैं रिकॉल कर दूं। देखिए ये मिलियंस ऑफ मशीन को ग्लोबली कनेक्ट करता है TCP/IP टेक्निकल ओपन स्टैंडर्ड होता है इंटरनेट का, जबकि OSI यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज मॉडल होता है, ठीक है। की प्रोटोकॉल में IP याद रखिए, TCP याद रखिए, UDP याद रखिए। मॉडल लेयर में 5 लेयर होते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में IP का क्या मेन फंक्शन होता है, तो प्रोवाइड अ डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी सर्विस, नहीं, ये हमारा UDP का फंक्शन होता है। ये याद रखिएगा, ये जो डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी सर्विस है ना, ये UDP का पार्ट होता है। UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इंश्योर एक्सट्रीमली रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन, तो एक्सट्रीमली रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन जो हमारा TCP का पार्ट होता है, यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का पार्ट होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोवाइड अ कॉमन एड्रेस स्पेस एंड रूट डेटा पैकेट, ये सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा प्रोटोकॉल है TCP/IP सूट में जो कि इंश्योर करता है रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन ओवर IP के ऊपर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन, कौन सा प्रोटोकॉल TCP/IP सूट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग TCP, राइट। जब भी ये वर्ड रिलायबल देखिए, कीवर्ड्स को पकड़ना है हमें। TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल में याद रखिए एक्सट्रीमली रिलायबल, इंटरनेट प्रोटोकॉल में याद रखिए कॉमन एड्रेस स्पेस, UDP में याद रखिए डिस्क्रीट पैकेट एडवांटेज, D से डेटाग्राम, D से डिस्क्रीट, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये तीनों के बारे में आपसे सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग IT एक्ट ऑफेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऑफेंसेस है, पिछली बार पूछा गया था कि हैकिंग केस में कौन सा ऑफेंस लगता है, कितना चार्जेस क्या लगते हैं, एवरीथिंग दिस वाज आस्क्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन। तो हम एक काम करते हैं कि एक बार हम रिकॉल कर ही लेते हैं इसको। तो लेट्स रिकॉल वंस मोर, एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने कि ये अनऑथराइज एक्सेस। तो अनऑथराइज एक्सेस कौन कवर करता है, सेक्शन 43 ऑफ द IT एक्ट। तो हमारा जो सेक्शन 43 है IT एक्ट, उसे वो कवर करता है हमारे अनऑथराइज एक्सेस को, और पेनल्टी 1 करोड़ तक का है। फिर वायरस और मैलिशियस कोड रहे तो सेक्शन 43 ऑफ द IT एक्ट, पेनल्टी 1 करोड़ तक का है। एडिशनल कॉन्सिक्वेंस यदि डेटा लॉस होता है तो सेक्शन 66 आता है, अप्लाई होता है। देखिए एक तो हमारा 43 नंबर सेक्शन है जो कि दोनों को कवर करता है, अनऑथराइज एक्सेस को और वायरस और मैलिशियस कोड को, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि वायरस और मैलिशियस कोड को कवर करता है, विच इज कवर्ड बाय द सेक्शन 43 ऑफ द IT एक्ट। एक होता है हमारा DOS भी हमारा सेक्शन 43 को कवर करता है, पेनल्टी होता है 1 करोड़ का। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ भी 1 करोड़ है, यहाँ भी 1 करोड़ है, यहाँ भी 1 करोड़ है, पेनल्टी तो कॉमन है। और सेक्शन देख लीजिए 43 लगता है, 43, चाहे DOS हो, चाहे वायरस और मैलिशियस कोड हो या अनऑथराइज एक्सेस हो। लेकिन सेक्शन 66 लगता है IT में यदि डेटा लॉस होता है, वायरस के कारण, मैलिशियस कोड के कारण यदि डेटा लॉस होता है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, वहाँ पे हमें ये सेक्शन 66 एक्स्ट्रा लगता है। पहला सवाल आपके सामने है कि विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट कवर द ऑफेंस ऑफ अनऑथराइज एक्सेस। तो कौन सा सेक्शन है IT एक्ट का जो कि हमारे अनऑथराइज एक्सेस के ऑफेंस को कवर करता है। तो इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 43। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर वायरस अंडर सेक्शन 43 ऑफ द IT एक्ट। तो सेक्शन 43 जो IT एक्ट का है उसके अंदर मैक्सिमम पेनल्टी क्या लगता है, कंप्यूटर वायरस लाने का 1 करोड़ का लगता है। पेज नंबर 79 पे आ जाइए और यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है इसको पढ़ के जाइए। कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में सबसे पहला टर्म आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक रूल का सेट होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को गवर्न करता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये कम्युनिकेशन को इनेबल करता है डिवाइस और नेटवर्क के बीच में। तो जो भी हमारे डिवाइसेज हैं, जो भी हमारे नेटवर्क्स हैं, इनके बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको इनेबल करना ये हमारा प्रोटोकॉल का काम है। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल होता है एक फ्रेमवर्क के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट, देखिए प्रोटोकॉल समझ में आया ना आपको कि कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज और नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो पहला कंपोनेंट आता है फॉर्मल स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज विथ रूल प्रोसीड्यूर एंड फॉर्मेट। ठीक है, ये कंपोनेंट है। गवर्नेंस टाइमली मैनेज होगा, सिक्योर होगा और कंट्रोल डेटा कम्युनिकेशन। तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में पॉइंट समझाया जा रहा है। यदि हम टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की बात करें तो पहला आता है हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसके अंदर TCP IP और HTTP आता है, याद रखिएगा। फिर हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आता है जिसके अंदर HTTPS SSL और SFTP आता है। और एक आता है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP ICMP। तो 3 तरह का प्रोटोकॉल मैंने आपको बता रहा हूँ। एक आएगा हमारा कम्युनिकेशन, क्या आएगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएगा, TCP IP और HTTP। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल।
सिक्योरिटी के अंदर क्या आएगा, HTTPS, SSL और SFTP, ठीक है। एक आएगा मैनेजमेंट वाला आता है SNMP और ICMP, ठीक है, ये मैनेजमेंट वाला होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, HTTPS नहीं, SNTP नहीं, मैनेजमेंट वाला है। HTTPS हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी वाला है। TCP/IP सही है, TCP/IP हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू डिफाइन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, टू इनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन ओनली, टू गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज ऑफ नेटवर्क। यस, ऑप्शन सी सही है। पेज नंबर 190 में बताया जा रहा है अपाचे वेब सर्विस, ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया। ये ओपन सोर्स वेब सर्विस है। ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडो, फ्री BSD, मैक OS, और इसको मशीन के लगभग 60% मशीन इसे यूज़ करती है अपाचे वेब सर्वर को, ठीक है। और फिर ये स्टेबल है और आसानी से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को सॉल्व कर लेता है। एक तो होता है हमारा, देखिए हम लोग वेब सर्वर की बात कर रहे हैं, तो पहला वेब सर्वर है हमारा अपाचे, दूसरा वेब सर्वर है हमारा IIS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स मतलब फ्री होता है, और ये ओपन सोर्स नहीं है। उसके बाद ये लिमिटेड कस्टमाइजेबिलिटी है और मॉडिफिकेशन है, मतलब इसमें कस्टमाइजेबल कम है और मॉडिफिकेशन भी कम कर सकते हैं। और ये सारे हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है, अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक NGINX होता है, ये पिछली बार सवाल पूछा गया था कि NGINX वेब सर्वर के बारे में, तो ये फ्री और ओपन सोर्स है, ठीक है। इसको कस्टमाइजेबल है। इसके अंदर IMAP POP3 प्रॉक्सी सर्वर आता है। इसका हाई परफॉर्मेंस होता है, स्टेबिलिटी होता है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, लो रिसोर्स यूजेज है। लगभग जितने डोमेन है उसका 7.5% ये होस्ट करता है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल अमाउंट ऑफ मेमोरी अंडरलोड को यूज करता है। पहला सवाल, विच वेब सर्वर इज नोन फॉर हाई परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड लो रिसोर्स यूजेज। अपाचे, IIS, NIGNS, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। बताइए हाई परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और लो रिसोर्स यूजेज के लिए कौन सा वेब सर्वर को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड NGINX, ठीक है, याद रखिएगा। हाई परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, लो रिसोर्सेज यूजेज। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा वेब सर्वर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। तो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने कौन सा वेब सर्वर डेवलप किया है, तो इसने अपाचे नाम ही रखा गया ना अपाचे। विच वेब सर्वर इज मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इज नॉट ओपन सोर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा वेब सर्वर ओपन किया गया जो कि ओपन सोर्स नहीं है, तो अपाचे, IIS, तो इसका सही जवाब है IIS। अब देखिए पेज नंबर 35 की बात करते हैं, तो पहला है हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर। इसका क्या मतलब होता है, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन को सेम फिजिकल सर्वर पे रन कर सकते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंसोलिडेशन माना जाता है, ठीक है। सो यू कैन रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑन द सेम फिजिकल सर्वर। तो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंसोलिडेशन माना जाता है। ये वर्चुअल सर्विस क्रिएट करता है फ्रॉम फिजिकल IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT इंफ्रा है, उससे ये क्या करेगा, वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेगा, ठीक है। ये हार्डवेयर कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को रिड्यूस करेगा, मैनेजेबिलिटी बढ़ाएगा, मल्टीपल फिजिकल लॉगिन सर्वर को रिप्लेस करेगा। जो हमारा इंटेल x86 सर्वर है वो सिंगल एप्लीकेशन रन करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए ट्रेडिशनल सर्वर आइडेंटिफाई किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जो कि यूनिक्स सर्वर है, लिनक्स सर्वर है, विंडो 2090 सर्वर है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कंसोलिडेट करता है डेटाबेस को, बिजनेस एप्लीकेशन को, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन को, वेब सर्वर को। ये इन्वायरमेंट साइड बाय साइड रन करता है ऑन फियर फिजिकल नेटवर्क। प्रत्येक इन्वायरमेंट फुल्ली आइसोलेटेड होता है, इनकैप्सुलेटेड होते हैं। तो इस कॉल वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर, मतलब कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने सेम फिजिकल सर्वर पर। यू हैव अ सेम फिजिकल सर्वर ऑन विच यू आर रनिंग मल्टीपल OS, और यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंसोलिडेशन होगा। वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेगा फिजिकल IT इंफ्रास्ट्रक्चर से, वर्चुअल रिसोर्स एलोकेट करेगा बिजनेस यूनिट में, और हार्डवेयर कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, मैनेजेबिलिटी इंप्रूव करेगा, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द इंटेल x86 सर्वर, ये सिंगल एप्लीकेशन रन करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इट रन सिंगल एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटेल x86 सर्वर। चलिए पहला सवाल है, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सर्वर वर्चुअलाइजेशन का की बेनिफिट क्या है, इंक्रीज हार्डवेयर कॉस्ट, इंप्रूव मैनेजेबिलिटी, इंक्रीज नंबर ऑफ फिजिकल सर्वर एंड हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। तो देखिए ये जो हमारा सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप सेम फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कीवर्ड आप याद रखेंगे, इम्प्रूव मैनेजेबिलिटी, ठीक है। यहाँ लिखा है ना कि सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैनेजेबिलिटी होता है, मैनेजेबल होता है, इट इम्प्रूव्स मैनेजेबिलिटी।
फिर कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सर्वर रन सिंगल एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर स्प्रेड अक्रॉस डेटा सेंटर। कौन सा सर्वर होता है जो कि सिंगल एप्लीकेशन को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है? तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेल x86 सर्वर। ये सिंगल एप्लीकेशन को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, ठीक है, इंटेल x86। व्हाट डज द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एम टू रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ फिजिकल सर्वर कम करता है वर्चुअलाइजेशन का। तो ध्यान देखिएगा, वर्चुअलाइजेशन का सिंपल फायदा यही है कि ये हमारा नंबर ऑफ ये वर्चुअल सर्विस क्रिएट करता है फिजिकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से, और ये क्या करता है, इंटेल x86 सर्वर जो होता है वो सिंगल एप्लीकेशन रन करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और मैनेजेबिलिटी इंप्रूव करना ये सबसे बड़ा फायदा है। आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन को सेम फिजिकल सर्वर पे रन कर पाते हैं वर्चुअलाइजेशन के माध्यम से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा DES। DES क्या होता है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वेल नोन क्रिप्टो एल्गोरिथम है। सो दिस इज अ वेल नोन क्रिप्टो एल्गोरिथम। ये इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये इसका वनरेबल प्राइमरली होता है ब्रूट फोर्स अटैक से। ये ब्रूट फोर्स अटैक से प्राइमरली वनरेबल होता है। ये शॉर्ट 56 बिट की लेंथ होता है इसका। ठीक है, तो ये सब याद रखिए DES के बारे में। इसका शॉर्ट 56 बिट की लेंथ होता है। एक होता है हमारा ट्रिपल DES जिसको हम लोग 3DES बोलते हैं। तो 3DES क्या होता है कि DES एल्गोरिथम को हम लोग 3 बार अप्लाई करते हैं प्रत्येक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक में। टिपिकली 2 कन्वेंशनल DES की को यूज़ करता है जो कि 112 बिट लेंथ का होता है। कुछ एप्लीकेशन 3 डिफरेंट की को यूज़ करता है जो कि 168 बिट का लेंथ होता है। उसके बाद बात करें इनॉर्मस की साइज होता है सिमेट्रिक के साइफर के लिए। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। DES होता है हमारा डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, क्रिप्टो एल्गोरिथम को यूज़ करेगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस होगा इसका, वनरेबल होगा ब्रूट फोर्स अटैक से। और ट्रिपल DES में क्या है कि साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ एप्लीकेशन 3 डिफरेंट की यूज़ करेगा, बाकी कुछ 2 कन्वेंशनल डी को यूज़ करता है। टिपिकली 2 कन्वेंशनल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम DES एल्गोरिथम को 3 बार अप्लाई करेंगे तो हमारा 3DES कहलाएगा। पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी वनरेबिलिटी ऑफ DES इन टिपिकल एप्लीकेशन। तो वनरेबल DES किसी से होता है, मैन इन द मिडिल अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक। यस, ब्रूट फोर्स अटैक से वनरेबल होता है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स आर यूज इन द मोस्ट सिक्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिपल DES। तो कितने अलग की यूज़ करते हैं, तो 3 की को यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग BPS की बात करते हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की। सो ये इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है भारत में। ये हमें इंटर ऑपरेबल और एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एजेंट के माध्यम से ऑनलाइन अवेलेबल होता है। मल्टीपल पेमेंट मोड को इनेबल करता है। इंस्टेंट कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करता है। इसको RBI के द्वारा कंसेप्चुलाइज किया गया, NPCI के द्वारा ड्राइव किया जाता है। NPCI क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और BPCU क्या होता है, भारत बिल पेमेंट सेंटर यूनिट। NPCI जो BPCU की तरह काम करता है। BPCU बिजनेस स्टैंडर्ड, रूल्स, प्रोसीड्यूर को, क्लियरिंग को और सेटलमेंट को हैंडल करता है। तो ये सब याद रखना है। तो एक बार फिर से रिकॉल करें। ये सभी की पॉइंट्स आपके BPS से रिलेटेड। तो BPCU क्या होता है कि बिजनेस स्टैंडर्ड, रूल, प्रोसीड्यूर, हैंडल, क्लियरिंग, सेटलमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है भारत में। ये मल्टीपल पेमेंट मोड्स को इनेबल करना, इंस्टेंट कंफर्मेशन होना, पेमेंट आ गया तुरंत कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है। RBI की तरह कंसेप्चुलाइज किया गया, NPCI की तरह ड्राइव किया जाता है। NPCI BPCU की तरह काम करता है। ऑपरेटिंग यूनिट में सारे बिल एग्रीगेटर और बैंक आते हैं। पेमेंट कैश, ट्रांसफर, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड किसी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, DTH, गैस, वाटर बिल सब के सब इंक्लूडेड है। और फ्यूचर में इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्कूल फीस, ये सभी फ्यूचर कैटेगरीज में आते हैं। फिर बात करें मल्टीपल पेमेंट चैनल की, तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, POS, MPOS, कियोस्क, ATM, ये सभी नहीं करना है। फिर उसके बाद दोस्तों पहला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ भारत बिल पेमेंट सेंटर यूनिट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन BPCU की तरह काम करता है, राइट। तो BPS के लिए NPCI काम करता है। NPCI क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पेमेंट मोड नहीं होता है जो कि BPS के साथ सपोर्ट किया जाता है। तो NEFT, UPI, ब्लॉकचेन, आंसर तो NEFT। उसके बाद किस तरह का बिल को हम लोग BPS के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो हमारा जो जितना इंश्योरेंस होता है, इलेक्ट्रिक होता है, टेलीकॉम होता है, DTH, गैस, वाटर बिल सब के सब। फिर आता है हमारा LCMS हमारा पेज नंबर दिया हुआ है। तो इसमें LCMS का फुल फॉर्म होता है लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट होता है। ये क्रिएट करेगा, स्टोर करेगा, रीयूज करेगा, मैनेज करेगा, डिलीवर करेगा डिजिटल लर्निंग कंटेंट को। ये सेंट्रल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी होता है। ये क्रिएशन और डिलीवरी ऑफ लर्निंग कंटेंट को मैनेज करता है। इट मैनेज क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ
लर्निंग कंटेंट। इफ़ यू टॉक, ये तो हमारा LCMS हो गया, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है वो जरा देखते हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये हमारे प्रोसेसेस को मैनेज करेगा जो कि लर्निंग के सराउंडिंग होगा। LCMS का फीचर की बात करें तो क्रिएट करना, रीयूज करना स्मॉल यूनिट ऑफ डिजिटल इंस्ट्रक्शन कंटेंट। तो हमारे पास जो छोटा सा यूनिट है डिजिटल इंस्ट्रक्शन कंटेंट का, उसको क्रिएट करना, यूज करना। स्टैंडर्डाइज लर्निंग मेटा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइज लर्निंग ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्मेट, इंटरऑपरेबल है अलग अलग सिस्टम में, कंफर्म करता है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कंटेंट मेटा डेटा। अब LMS और LCMS का इंटरचेंज की बात करें तो यूज़र प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कोर्स लॉकेशन फ्रॉम LCMS, और एक है हमारा कोर्स लर्नर एक्शन फ्रॉम LCMS। ठीक है, ये सभी चीज़ ध्यान रखने हैं। तो LCMS की बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, सेंट्रल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, मैनेज क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ लर्निंग कंटेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पहला सवाल है कि व्हाट डज एन LCMS प्राइमरली मैनेज, प्रोसेसिंग सराउंडिंग पेमेंट, Which of the following is not a function of LCMS? Storing digital learning content, managing user registration. Yes, ये this is not a function. बाकी डिजिटल लर्निंग कंटेंट को स्टोर करना, रीयूज करना डिजिटल इंस्ट्रक्शन कंटेंट को, कंफर्म करना स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए, कंटेंट मेटाडाउन के लिए, ये सभी फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स पहले लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आगे के जो डिस्कशन है उसको हम लोग व्हाट टू स्टडी पार्ट 2 PDF में जारी रखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें क्लियर हुई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपको कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप में ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद।